भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है और जो भी बातें कर रही है बौखलाहट में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो गई है। ईडी और सीबीआई का प्रेशर कितना है विपक्ष के ऊपर? कहते हैं जहां माल है वहां पाल है, तो इसके अलावा वो कुछ काम नहीं किए हैं। मेरा ये सवाल पूछने का जो मकसद था वो इसी बात को था कि वो वॉशिंग मशीन आप लोग के पास क्यों नहीं है? क्या वाकई में पूरे देश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इतने ईमानदार हैं? उनके जनप्रतिनिधियों को आप देखिए, जनता भगा रही है, हर जगह मारपीट हो रही है। अभी बगल में संत कबीरनगर में आपने देखा विपक्ष के लोग सरकार के ऊपर हमलावर हो रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। क्या ये मुद्दे धरातल पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं? कि सेना के नौजवान से हम चौकीदारी कराने की अगर बात करते हैं तो हमारी मानसिकता में कितना नौजवान के प्रति बेदर्दी है। जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ऐसा नारा दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। मायावती जी को आप लोग साथ नहीं लेके आ पाए, क्या उनका वोट बैंक नुकसान नहीं करेगा? जनता ने उनको दौड़ा के भगा दिया। अगर पुलिस फोर्स ने उन्होंने 2-4 थप्पड़ मारने का प्रयास किया, लेकिन वीडियो शूट हो गया, उससे वो घबराकर वहां से भाग गए। तो हर जगह जनता जनप्रतिनिधियों को दौड़ाने का काम कर रही है। लोकसभा 2024 का चुनाव और यह चुनाव अब आम से खास हो चला है। आम चुनाव इसे कहते हैं, लेकिन खास क्यों है? क्योंकि मुद्दे बहुत गर्म हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी से लगाए अखिलेश यादव और देश के तमाम विपक्ष के बड़े नेता इस बात को लेके कमर कस लिए हैं कि संविधान बचाना है। अब इन दोनों बातों में बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि जनता का क्या मत है, और जो विपक्ष के नेता हैं वो जो तमाम आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और उस आरोपों को लेकर कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच में जा पा रहे हैं, ये तमाम सवाल है। इन्हीं सवालों का जवाब लेने हम इस वक्त लोकसभा डुमरियागंज में मौजूद है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और चिल्लू पार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार, बार बार ये हर मंचों से रट रही है, ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को विपक्ष किस तरह से देख रहा है? देखिए, लोकतंत्र में पहली बात कि किसी भी गणना को जब तक परिणाम ना आ जाए निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और नारा जो दिया जा रहा है 400, ये घबराहट का नारा है। 400 पार का मतलब घबराहट है उनमें। और आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है और जो भी बातें कर रही है बौखलाहट में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो गई है, चाहे डुमरियागंज से या कहीं और से। हर जगह परिणाम, उनके जनप्रतिनिधियों को आप देखिए, जनता भगा रही है, हर जगह मारपीट हो रही है। अभी बगल में संत कबीरनगर में आपने देखा कि वहाँ पे क्या दुर्घटना हुई। उनके जो कोई एक मंत्री जी हैं जो कि मतलब कि अपने जात के नाम से एक पार्टी बना के रखे हैं, तो उनके ऊपर हमला हुआ। डुमरियागंज में जो प्रत्याशी हैं, हालांकि हमला करते हुए वो भी नजर आए, लेकिन बार बार सब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ? देखिए, जब कोई चीज बड़े के ऊपर होगी तो हमलावर वो जनता के ऊपर हैं, तो जनता उनके ऊपर हमलावर है। तो जो जनता के ऊपर हमलावर है, तो लोकतंत्र में अगर नेता जनता के ऊपर हमलावर हो जाएगा तो नेता नहीं रह जाएगा, वो आताताई हो जाएगा। तो इस तरह से वो आताताई होने का प्रयास कर रहे हैं। अभी डुमरियागंज में आप देखिए, एक गांव में गए, इसी शोहरतगढ़ विधानसभा की बात है, और जनता ने उनको दौड़ा के भगा दिया। अगर पुलिस फोर्स ने उन्होंने 2-4 थप्पड़ मारने का प्रयास किया, लेकिन वीडियो शूट हो गया, उससे वो घबराकर वहां से भाग गए। तो हर जगह जनता जनप्रतिनिधियों को दौड़ाने का काम कर रही है। अभी मैं सेमरा से होके आया, सेमरा में भी इस तरह की घटना हुई जो कि आपके डुमरियागंज में ही कह रहे हैं। कई जगह ये घटनाएं हुई हैं। कुछ जगह के लोगों को मालूम हो पाया, कुछ लोगों को नहीं मालूम हुआ। यहाँ पे तो जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ऐसा नारा दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और पूरे प्रत्याशी ने 15 साल में केवल धन बटोरने के अलावा, कहते हैं जहां माल है वहां पाल है, तो इसके अलावा वो कुछ काम नहीं किए हैं। जनता पाल जी को कह रहे हैं, जो पाल हों, हम किसी पाल को मैंने उन्हें कहा जाता है जहां माल है वहां पाल है। तो जो ये नारा दिया जा रहा है, आप चले जाइए जगह जगह, मैंने ग्राम सभा से लेकर और जिले तक उगाही के सेंटर बने हुए हैं। तो ये जनता अब उगाही होने देने वाली नहीं है और वो अपना विकल्प चुन रही है। एक मतलब अभी एक कोविशील्ड को लेके भी खबरें सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, तो एक एजेंडा तय करवा दिया कि मतलब कि आईटी सेल के द्वारा अपने, कि कोविशील्ड को लेके कि इन्होंने गलत किया,
सारी चीजें गलत हुई, वो सब, चूंकि ये जो मामला है वो कोर्ट के माध्यम से सामने आया सबके। अच्छा बताइए, अगर न्यायपालिका पे ही आपको विश्वास नहीं है, ब्रिटेन की लेकिन वो कोर्ट थी। ब्रिटेन में तो सबसे बढ़िया न्यायपालिका है, और वहां की न्यायपालिका तो यहाँ की किसी न्यायपालिका की तरह या कहीं की भी न्यायपालिका हो, वो कहीं प्रतिबंधित तो है नहीं। और ब्रिटेन की न्यायपालिका ने जब ये बात कही तो, और उनकी कंपनी के जनप्रतिनिधियों ने भी बात कही, उस कोविशील्ड कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कहा नहीं, ऐसा होना इससे संभव है। तो आप देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका उदाहरण है, 6,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड, उसका सीधा सीधा उदाहरण है। और किस तरह से जनता, पुणे वाला की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैंने इशारा नहीं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इशारा की बात नहीं। आप देखिए, मैंने खाली एक पुणे वाला नहीं है, बाकी ढेर सारे लोग हैं, लॉटरी किंग उसमें पड़े हुए हैं, और लोग पड़े हुए हैं। जो एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां गई, उनके माध्यम से जो हुआ वो आप देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। तो नहीं, जितने भी मुद्दे अभी निकल के सामने आ रहे हैं, जिन मुद्दों को लेके विपक्ष के लोग सरकार के ऊपर हमलावर हो रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, क्या ये मुद्दे धरातल पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, ये जनता के मुद्दे हैं, ये मुद्दे नहीं काम करेंगे तो कौन सा मुद्दा काम करेगा? आप बताइए, महंगाई नहीं काम करेगी, बेरोजगारी काम नहीं करेगी, आप अग्निवीर काम नहीं करेगा, तो काम क्या करेगा? कौन सा काम करेगा भाई? किसानों को MSP नहीं मिल पा रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई अपने चरम सीमा पे। आप देखिए, 2014 में जब सरकार आई थी तब गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए था, आज 1100 रुपए है। जब 2014 में सरकार आई तब उस समय पेट्रोल और डीजल 55 रुपए 65 रुपए के आसपास होते थे, आज 100 के पार कर गया। तो जब महंगाई 100 के पार है तब भी 400 पार। आखिर इससे बड़ा मुद्दा, मैं पोस्टर देख रहा था और मैं सोचा कि मैं, मतलब कि कोई भी नेता मिलेगा, चाहे पक्ष का या फिर विपक्ष का, हालांकि पक्ष वालों को मैं फोन करता हूं, कोई अभी तक कोई इंटरव्यू मुझे मिला नहीं है, मिलेगा तो मैं उनसे भी पूछूंगा। भारत की जनसंख्या लगभग अभी 140 करोड़ या 50 करोड़ मान लेते हैं, 150 करोड़ मान लेते हैं। ये 84 करोड़ परिवारों को अन्नपूर्णा योजना का लाभ कैसे मिल गया? मतलब कि 84 करोड़ लोग भारत में हैं क्या? मतलब परिवार भारत में है क्या? नहीं, जो भारत में लोग हैं, देखिए सरकार यहाँ दो तरह की बात कहती है। एक कहती है कि 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो अगर 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो 84 करोड़ को फायदा क्यों दिया जा रहा है? आखिर जो राशन, मैंने ये सवाल किया कि 84 करोड़ परिवार, अगर 84 करोड़ भारत में परिवार होंगे, यानी कि हर परिवार में मात्र 1.5 लोग होंगे, हाँ, तभी तो 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत में। तो ये जितने डेटा हैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के द्वारा बनाए हुए डेटा हैं और फेक हैं। अभी एक कोई लोक गायक है, उसने गीत गाया है कि मेरी नौकरी के भाग कब खुल पाएंगे, कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है। तो आप देखिए, हर जगह ये बात लौट के आ रही है, और नौजवान, कवि और जो लोग भी हैं, हर आदमी आज सरकार के ऊपर आक्रामक है, और आक्रामक होने की वजह से ही आज सरकार परेशान है, और उसको परेशानी को में अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो उल्टी सीधी बातें और आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। राम को लेके बड़ी चर्चा हुई, अब यहां तक कहा गया कि विपक्ष वाले राम अलग हैं और भाजपा के राम अलग हैं। अगर राम को ही बंटवारा, जिसे कहते नहीं, देते हैं इंसान को देखा धोखा, भगवान को क्या ये बात विपक्ष के लोगों ने ही कहा कि उनके राम में और हमारे राम में अंतर है। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आदर्श हैं, और आदर्श राम की हम कल्पना करते हैं, जो राम सबको इकट्ठा करते हैं। हमारे राम वो हैं जो जनता की शिकायत पे माता सीता को निकाल देते हैं। उनके राम वो हैं कि जो अपनी सीता को अपने घर से निकाल दिए हैं, वो दूसरी की बात करते हैं, उनकी सीता उनके घर में नहीं है, वो उनके राम हैं। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन राम के नाम पे राजनीति खूब हुई। जो लोग कर रहे हैं वो तो कहते हैं कि हम भगवान को ले आए। तो पहले यही, हम सनातन धर्म में तो हमारा ये विश्वास है कि हम राम के द्वारा या भगवान के द्वारा लाए गए लोग हैं। वो तो कहते हैं राम को हमें ले। तो जब वो ये बात कह सकते हैं तो कुछ भी बात कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है अग्निवीर का आपने नाम लिया, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि तमाम युवा भी हैं। अग्निवीर को लेकर जब आप धरातल पे देखते हैं, तो युवाओं से जब मिलते हैं, तो युवाओं के जो उनके मतलब कि फौज की तैयारी में है, पुलिस की तैयारी में है, या फिर लगातार दिन रात जो 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे सुबह उठ के पसीना बहा रहे थे, वो जो
संख्या सड़कों पे देखने को मिल रही थी वो हालांकि कम भी हो गई है। अब वो लड़की उस तरफ जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ये ऐसा लग रहा है कि 4 साल या 5 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, उसका सिर्फ मामला खत्म है। तो वो दर्द को लेके विपक्ष क्या कर रहा है? नहीं, ये तो अखिलेश जी ने भी कहा, अभी अपनी बातों में कहा, अपने मैनिफेस्टो में दिया कि सरकार हमारी बनती है तो हम पक्की नौकरी देंगे। अग्निवीर तो 4 साल बाद अब बूढ़ा कर दे रही है आपको। 4 साल में कौन नौजवान बूढ़ा हो जाएगा? भाई कोई भी नौजवान 4 साल में तो बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये सरकार सोच नहीं रही है। हम जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं 4 साल बाद उसको बेरोजगार बना देंगे या कह देंगे कि हम चौकीदारी करो। अगर हम हमारी सोच यही है कि सेना के नौजवान से हम चौकीदारी कराने की अगर बात करते हैं तो हमारी मानसिकता में कितना नौजवान के प्रति बेदर्दी है ये महसूस होती है। और दूसरे तरफ हमारी पार्टी कहती है कि हम नौजवान को पक्की रोजगार देंगे। मतलब जो पहले रोजगार मिलता था कि 40 साल या 60 साल में रिटायर होते थे, वो हम 40 साल तक उनको रोजगार देने का काम करेंगे। विपक्ष को लेके, चूंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है पूरे देश में, मायावती जी को आप लोग साथ नहीं लेके आ पाए, क्या उनका वोट बैंक नुकसान नहीं करेगा? देखिए, आज किसी का कोई वोट बैंक नहीं है। जनता अपने मुद्दे से लड़ रही है और ये चुनाव जनता द्वारा लड़ा जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लड़ा जा रहा है। ये चुनाव जनता द्वारा लड़ा जा रहा है और जनता वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। ईडी और सीबीआई का प्रेशर कितना है विपक्ष के ऊपर? भाई देखिए, ईडी सीबीआई का प्रेशर तो देखिए, अगर आप देखें अभी जो वहां पवार जी हैं, अजीत पवार जी, उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके एक दिन पहले ही इनके बड़े नेता ने कहा कि वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तो जैसे ही उस पार्टी में आए तो निरमा वॉशिंग मशीन से धुल दिए गए। तो ये तो मेरा ये सवाल पूछने का जो मकसद था वो इसी बात को था कि वो वॉशिंग मशीन आप लोग के पास क्यों नहीं है? नहीं, हमारा ऐसा, क्योंकि भाजपा का कोई भी नेता जो है इस चपेट में नहीं आया। मैं बस यही सोचता हूँ कि क्या वाकई में पूरे देश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इतने ईमानदार हैं? तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों आपने दे दिया कि जो आपने प्रश्न किया और उत्तर भी दे दिया कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ये नेता मार्क लगा दिया अपने बचाव नहीं, तो इस बचाव के मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने ईमानदार हैं? और आप देखिए जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहे थे वो सही हो जा रहे हैं। तो जिस दिन ये एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है कि एजेंसी का दुरुपयोग कर, जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं, जितने सेंट्रल फोर्सेज हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब तो प्रदेश में भी इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। अब अंत में एक क्विज टाइप का मैं आपसे 2-4 सवाल पूछना चाहूंगा जिसका मतलब आप एक सेंटेंस में या फिर एक शब्द में आंसर दे सकते हैं। सबसे बढ़िया नेता आपको भारतीय जनता पार्टी में कौन लगता है आज के डेट में? देखिए, पुराने में भी ले सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारतीय जनता पार्टी वो देश के नेता थे, किसी पार्टी के नेता नहीं थे अटल जी, वो देश के नेता थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी में इस वक्त सबसे बढ़िया नेता आपको कौन लगता है? दोनों बराबर ठीक है। केंद्र के लिए राहुल गांधी और राज्य के लिए? दोनों बराबर ठीक है, दोनों जगह के लिए ठीक है। ठीक है, अखिलेश यादव और मायावती जी में कौन बढ़िया है? देखिए, मतलब नो डाउट अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता है। पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं और उसमें दलित भी आते हैं और दलित वो आज देखिए किस तरह से टिकट का वितरण हुआ है। कोई अगर आप कह देंगे पीडीए में आएंगे, दलित होंगे, पिछड़े होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, अगड़े होंगे, तो जो लोग भी होंगे तो कोई एक ही व्यक्ति होगा ना। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी, भाई आप देखिए अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के सोच में कितनी फर्क है। अखिलेश यादव एक्सप्रेसवे बनवाते हैं, आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनवाते हैं, लखनऊ में मेट्रो चलवा देते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनवा देते हैं, क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा देते हैं। तो जो काम करते हैं आज दिखाई दे रहा है। 7 साल के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई एक काम बता दीजिए जो लखनऊ में हुआ हो, जिसको हम माइलस्टोन कह सकते हैं, सड़क और नाली को छोड़कर कोई एक काम कोई बता दे कि जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ हो। और अखिलेश जी की सरकार में चाहे पुलिस मुख्यालय हो, जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, मेट्रो, लखनऊ मेट्रो हो, या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हो, तो ढेर सारे काम हुए हैं। उनके जमाने में कोई एक काम कोई मुझे बता दे तो हम बात कर ले, दोनों की तुलना कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर विपक्ष के जितने भी दल हैं इस वक्त पूरे भारत में, सबसे बढ़िया दल इस वक्त आपको कौन सा लग रहा है? भाई निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हम जिसमें है वही बढ़िया होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता विनय शंकर तिवारी जी थे। लोकसभा 2024 का माहौल क्या है इस पर लगातार हमारी नजर बनी है। पल पल की अपडेट, हर मतलब जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं, जितने भी संसदीय क्षेत्र को कवर कर सकते हैं हम पहुंचेंगे और आप तक
जनता के जो मुद्दे हैं उसको रखेंगे, नेताओं के सामने मिले, जैसे ही वो हमारे सामने पड़ेंगे उनसे हम जनता के जो सवाल है वो भी करेंगे और हाल चाल भी लेंगे कि क्या माहौल है। बाकी रिजल्ट का इंतजार जैसे जितनी बेसब्री के साथ आप कर रहे हैं हम सब लोग कर रहे हैं। जय हिंद।